जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे WDA में। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्लर्क का सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके पास आ चुके हैं सेट 1, 2 एंड 3, उसकी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सेट इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए, तभी आप बड़े क्वेश्चन कर सकते हो। आप हाई जंप नहीं लगा सकते कि बड़े क्वेश्चन पहले करोगे छोटे क्वेश्चन बाद में करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको वो सेट कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आपके पास अगले सेट हैं वो आपको समझ आएंगे। अब नई नई ट्रिक हम आपको जैसे सेट नंबर करवा रहे हैं, जो सेट में हम क्वेश्चन करवाते हैं उसके बीच में हम आपको एक ट्रिक करवा सकते हैं। अब ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, जिसमें आपको मल्टीपल ट्रिक्स हम करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं तो 12 आवर की चलती हैं, तो 12 घंटे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें उनकी रिविजन क्लास भी होती है, असाइनमेंट क्लास भी होती है और टॉपिक वाइज क्लास भी होती है उनकी। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जल्दी जल्दी WDA में पहुंचिए, क्योंकि एग्जाम की डेट आने वाली है, तो आपको तैयारी करने का जो समय है वो बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम करते हैं सेट नंबर 4 का मैथमेटिक्स पार्ट। तो मैथमेटिक्स के पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है वो है सिंप्लीफिकेशन का। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब बोर्ड मास का रूल आपको पता है कि बोर्ड मास के बीच में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड यहां पर है 15/3, इसको हम लिख सकते हैं 15/3 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो डिवाइड वाला सिंबल था वो हमने फिनिश कर दिया इसके बीच में। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 5 के टेबल पे इसको फिनिश कर देते हैं 3 पर, 5 3 15 और 3 के साथ 3 फिनिश हो गया। तो बचा क्या आपके पास 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नॉट 0, क्वेश्चन मार्क। तो 4 और 2 कितने होते हैं आपके पास, 6। जो इसका आंसर आया आपके पास वो क्या है, 6। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राशि 5000 पर 2% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट, हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल को हिंदी में बोला जाता है मूलधन, ये है आपके पास दर, ये आपके पास समय, और सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, अब क्वेश्चन के बीच में गिवन है कि जैसे कि यहां पर आप किसी को 5000 रुपये उधार देते हो, तो उधार दी गई रकम को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, मूलधन। तो 5000 रुपये मैंने किसी को उधार दिए, वार्षिक दर कितनी है क्वेश्चन के बीच में, वो है आपके पास 2% और समय है 4 साल का डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इससे ब्याज निकलता है, तो 0 के साथ 0 फिनिश हो जाएगी इसकी। तो 50 को 2 से करते हैं 100 और 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज 400। इसका जो ब्याज बना है, इसका जो ब्याज बना है वो कितना है, 400। अगर इन केस वो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ मतलब कि मिश्र धन बताओ। मिश्र धन का मतलब है कि समय की समाप्ति पर जो रकम वापस की जाती है, कि माना कि मैंने किसी को 5000 रुपये उधार दिए, 400 ब्याज बन गया उसका, तो मिश्र धन कितना होगा, वो दोनों को ऐड करना है कि मैंने उसको कितने पैसे वापस करने हैं, 5400। अगर उसने अमाउंट पूछा तो, पर क्वेश्चन के बीच में हमें पूछा है कि ओनली ब्याज बताओ, तो ब्याज कितना है आपके पास, 400 रुपये, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 400, जो ब्याज आया है इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द सम ऑफ 2 नंबर इज 50। सम का मतलब होता है प्लस, याद रखना, सम का मतलब प्लस होता है और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। हिंदी में सम को योग बोलते हैं और डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं अंतर। द सम ऑफ 2 नंबर इज 50, वन ऑफ विच इज 2/3 टाइम्स 2/3 टाइम्स द अनदर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहला नंबर ए है आपके पास और दूसरा नंबर आपके पास क्या है, बी। उसने बोला है कि जिसमें से एक संख्या दूसरी से 2/3 गुना है, जिसमें से एक संख्या दूसरे के 2/3 है। अगर मैं इसको मान लेता हूं x, तो इसको मैंने क्या मानना पड़ेगा, 2x/3।
ठीक है, अगर एक संख्या x है, उसने बोला है एक संख्या दूसरी संख्या के 2/3 है, तो दूसरे को हम क्या मान लेते हैं 2/3x। अब क्वेश्चन के बीच में गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स, इनका जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 50। सम का मतलब क्या कि दोनों को आपको क्या करना है प्लस करना है, डेट इज इक्वल टू 50। वो किसके बराबर है 50 के बराबर है। अगर इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट इज 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना 50। 3 और 2 कितने होते हैं 5x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 50। इस 3 को ऊपर लेके जाइए, यहां से खत्म हो जाएगा, और इस 5 को नीचे लेके आइए तो कट हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 30, x की वैल्यू आपके पास आ गई 30। अब आपको निकालना है कि पहला नंबर कौन सा था और दूसरा नंबर कौन सा था। अब पहला नंबर तो आपको पता चल गया, पहला नंबर आपके पास क्या है 30, पहला नंबर आपके पास है 30, और दूसरा नंबर ये x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 2, x कितना है आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 3, तो कट कर दीजिए 10, और दूसरा नंबर आपके पास क्या है 20। जो फर्स्ट नंबर आपके पास है वो आपके पास 30 है, और जो सेकंड नंबर आपके पास है वो कितना है 20। ठीक है, ये इसका आंसर है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी सीरीज। आपको एपी सीरीज गिवन है, दैट इज 2, 4, 6 एंड 8। 2, 4, 6 एंड 8, यू हैव टू फाइंड द 10th टर्म। आपको a10 निकालना है, a10 10th टर्म निकालनी है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 जिसको हम a भी बोलते हैं, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और आपको निकालनी क्या है 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, अगर कोई भी टर्म निकालनी हो आपको एपी की तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है, राइट डाउन कर लेना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है एपी की, कोई भी आपको टर्म निकालनी हो। एपी पहले क्वेश्चन में देखना है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो प्रॉपर एपी में है नहीं है। अगर इनका बीच का डिफरेंस, अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब वो एपी है। तो डिफरेंस कितना है सबके बीच में 2 का, इसका मतलब जो आपको डी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 2, डी की वैल्यू 2 गिवन है, और ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2, ए इज इक्वल टू 2, और आपको निकालना क्या है 10th टर्म निकालनी है। जो टर्म निकालनी है इसका मतलब ये 10 के आपके पास n, ये आपके पास टर्म है। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है 10, यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए, a n 10 इज इक्वल टू a वैल्यू ऑफ a 2, n-1 10-1 9, एंड d की वैल्यू कितनी है 2, देन a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 18, और a10 आपके पास कितना आ चुका है 20। मतलब कि जो 10th टर्म है इस एपी की वो कितनी है आपके पास 20 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a रेशो b इज इक्वल 2 and 4। रेशो एंड प्रोपोर्शनल के बीच में आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्या कि a रेशो b दैट इज इक्वल टू 2 and 4, b c इज इक्वल टू 4 रेशो 6, एंड c एंड d इज गिवन कितना है 2 रेशो 8। आपको निकालना है a रेशो b, so c एंड रेशो d, ये आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज पुट कीजिए इसके बीच में, वैल्यू ऑफ a 2, वैल्यू ऑफ b 4, अगेन वैल्यू ऑफ b 4, ये नीचे लिखना है आपने। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है। c की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू अगेन 2, और आपके पास d की वैल्यू कितनी है 8। अब जो आपके पास ब्लैंक स्पेसेस है यहां पर इसको फिल कीजिए, जो साथ वाला नंबर होता है वही आपने लिखना है। यहां पर ये 2 है, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2, इस 4 को यहां भी लिख लीजिए, इस 6 को यहां लिखिए, इस 4 को यहां भी लिखिए, और इस 4 को यहां भी लिखिए। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, क्या करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को 16 से मल्टीप्लाई, 8 को 2 से किया 16, और सारे नंबर्स आप मल्टीप्लाई करके यहां लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कि हाँ इसको किसके टेबल पे कट करे, फिर टेबल नहीं आपको लर्न होंगे। आपने करना क्या है, इसके बीच में आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसके बीच में जो बॉक्सेस हैं ये बॉक्सेस बना लीजिए, अलग अलग बॉक्सेस बना लीजिए। अब आपने क्या देखना है, कोई चीज कॉमन है इसके बीच में, इस बॉक्स में 4 है,
इस बॉक्स में भी एक 4 तो है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम क्या करते हैं, एक 4 को कैंसिल कर देते हैं इसके बीच में से। ठीक है, अगेन आप देखिए यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और यहां पे 2 के टेबल पे कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसको भी कट कर दीजिए। 2 2 2 एंड 2 3 तक कितने होते हैं, 6। अब फिर चेक कीजिए, यहां 2 है, यहां 2 के टेबल पे कुछ आता है, यहां 2 के टेबल पे 6 आएगा, 2 के टेबल पे 8 आएगा, तो इसको भी कट कर दीजिए। 2 2 2 द 4, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। अब इसके बीच में कुछ नहीं कट होगा, यहां कुछ नहीं बचा तो 1, यहां कितना बचा आपके पास 2, और यहां कितना बचा आपके पास 3, और यहां कितना बचा आपके पास 12, जो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ चुका है A/B/C/D का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसका ऑप्शन लास्ट है डी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अरुण और दीपक की उम्र का अनुपात 4:3 है। 6 साल के बाद अरुण की उम्र 26 साल हो जाती है, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है। एज प्रॉब्लम के बीच में, ठीक है, जब भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ जाए, उसके क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है ये चीज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन के बीच में गिवन है कि अरुण और दीपक की उम्र का अनुपात, नहीं दे रखा इसके बीच में, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, अगर नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट वो किसका रहता है, प्रेजेंट का। बंदे कौन है इसके बीच में, अरुण एंड दीपक, यहां लिख लीजिए अरुण और यहां लिख लीजिए दीपक। उनकी एज रेशो कितनी है, उनकी एज रेशो है यहां पर 4:3। ठीक है, अब क्या बोलता है कि आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, अगर बाद की बात करता है तो नीचे की तरफ आना है, अगर वो बोलता है 6 साल पहले तो आपने पास्ट में जाना है, बोलता है कि 6 साल बाद जो आपके पास अरुण है वो 26 साल का हो जाता है। ठीक है, 6 साल के बाद जो अरुण है वो 26 का हो जाता है। अब आपने करना क्या है, रेशो और कंडीशन एक ही लाइन में आनी चाहिए आपके पास। अब रेशो दे रखी है आपको प्रेजेंट की, और यहां पर जो ईयर दे रखा है, कंडीशन दे रखा है वो फ्यूचर का है, तो इस कंडीशन को ऊपर लेके आइए, 6 साल पहले लेके आइए इसको। अगर मैं इसको 6 साल पहले लेके आऊंगा तो अरुण कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। ठीक है ना, यहां पर 6 साल बाद अगर कोई व्यक्ति 26 का है तो 6 साल पहले कितने का था, वो 20 का, 6 उसके 6 साल माइनस कर दीजिए, तो यहां पर जो अरुण है वो कितने साल का है, 20 साल का है। यहां पर जो अरुण है वो 20 साल का है, इसका मतलब जो 4 रेशो है वो किसके बराबर है, 20 के। जो 4 रेशो आपके पास है, 4x है, वो किसके बराबर है, 20 के। तो यहां पर x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, 1 रेशो की वैल्यू निकालता हूं, तो 1 रेशो किसके बराबर आएगी, यहां पर 5 के। अगर 1 रेशो 5 के बराबर है तो 3 रेशो किसके बराबर आएगी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो दीपक की एज है प्रेजेंट वो कितनी है आपके पास, 15 साल। ठीक है, जो इसका आंसर आया है वो कितना है आपके पास, 15 ईयर्स, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ये था आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, 15 साल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड 20%, हाउ मच परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब क्वेश्चन को करने के बहुत लॉजिक होते हैं, मैं आपको सिंपल ट्रिक भी बता दूं कि अगर परसेंटेज सेम हो, दोनों के बीच में परसेंटेज सेम है, अगर दोनों के बीच में लिखा हुआ है कि 20% इंक्रीज हो गया और 20% डिक्रीज हो गया, अगर परसेंटेज सेम हो उसके बीच में हमेशा क्या निकलता है, उसके बीच में हमेशा लॉस निकलता है। याद रखना, अगर परसेंटेज सेम हो तो उसमें हमेशा लॉस निकलता है। तो लॉस मैंने पहले ही लिख दिया इसके बीच में, क्योंकि अगर परसेंटेज सेम है तो हमेशा लॉस निकलता है, प्रॉफिट कभी नहीं निकलता इसके बीच में। ठीक है, अगर परसेंटेज सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड में 100 कर दीजिए तो 0 फिनिश हो जाएगी। तो कितने परसेंट का लॉस आया इसके बीच में, 4% का लॉस आया। सिंपल ट्रिक भी हमारे पास। ठीक है ना, बहुत लॉजिक होते हैं क्वेश्चन को करने के। अब वीडियो के बीच में आपको एक ट्रिक ही करवा सकते हैं, तो मल्टीपल ट्रिक सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, जो इसका आंसर है वो कितना है आपके पास, 4% लॉस है आपके पास, जो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन के बीच में जैसे मेंशन है वहां पर कि माइनस का 4%, अगर क्वेश्चन के बीच में माइनस दे रखा है इसका मतलब लॉस हुआ है। अगर वहां पर गिवन हो क्वेश्चन के बीच में ओनली 4%, इसका मतलब क्या है, वो आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, ये जरा ध्यान से ऑप्शन चेक कर लेना। अगर माइनस में गिवन है तो वो लॉस है,
अगर प्लस में गिवन है वो प्रॉफिट है। वो क्वेश्चन के बीच में आपको ये नहीं देंगे, ये लॉस और प्रॉफिट आपको मेंशन नहीं होगा वहां पर। वो क्वेश्चन के बीच में, ऑप्शन के बीच में ये मेंशन होगा माइनस का 4 और प्लस का 4। तो माइनस से क्या रिकॉग्नाइज करोगे आप कि लॉस है, और प्लस से क्या रिकॉग्नाइज करोगे, ये आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹9600, कि हमने एक टीवी को बेच दिया। यहां पर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करते हैं, 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो पहला सर्कल होता है वो होता है क्रय मूल्य, और जो सेकंड सर्कल होता है वो होता है विक्रय मूल्य। जितने का सामान लेकर आए वो आपने यहां लिखना है, और जितने का बेच दिया उसको यहां पर लिखना है। तो क्वेश्चन के बीच में गिवन है कि एक टीवी बेचा गया है, कितने में, टीवी बेचा गया है 9600 रुपए में, और जिस व्यक्ति ने उस टीवी को बेचा है उसको 20% का लॉस होता है, नुकसान होता है, मतलब कि 20% की हानि होती है। यहां पर लॉस हुआ यहां पर 20% का, तो वो आदमी उस टीवी को कितने का लेके आया था। ठीक है, याद रखना जब भी आपको सीपी निकालना हो तो 100 हमेशा ऊपर आएगा और प्रॉफिट लॉस नीचे आएगा। अगर आपको एसपी निकालना है, सीपी दे रखा है, तो 100 नीचे आएगा। ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके बीच में कि 100 कहां पे आएगा। अगर सीपी निकालना है तो 100 ऊपर आएगा आपके पास। यहां पर लॉस है, लॉस का मतलब क्या, 100 में से 20 माइनस कीजिए तो यहां पर आ जाएगा 80, और एसपी कितना गिवन है यहां पर 9600। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दीजिए, किसके टेबल पे, 8 के टेबल पे। यहां पे 10 आ जाएगा, 8 के टेबल पे यहां कितना आ जाएगा 1200, तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगी इसकी। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 12,000। जो आपके पास टीवी आया था उसका जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, वो कितना है 12,000, जो आया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 200 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जो चीज आपसे पूछी जाती है, बोलता है कितना समय लगेगा, आपने ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में किस चीज में गिवन है, सेकंड में गिवन है, आवर्स में गिवन है, या मिनट में गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के बीच में क्या गिवन है कि हाउ मच टाइम विल बी कवरिंग अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म बाय अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन। आपके पास एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई आपके पास कितनी दे रखी है, ट्रेन की जो लंबाई आपके पास है वो आपके पास है 200 मीटर लंबी ट्रेन है, जो कि एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास 400 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया यहां पर, जो टोटल डिस्टेंस आपके पास दूरी है, कुल दूरी जो आपके पास है, टोटल डिस्टेंस, दूरी आपके पास टोटल कितनी है यहां पर 600 मीटर। ठीक है, अब ट्रेन की आपको स्पीड भी गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन, चाल गिवन है आपके पास, वो कितनी है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। यू हैव टू फाइंड टाइम, टाइम आपको निकालना है, और टाइम आपको निकालना है सेकंड के बीच में। ठीक है, अब आपको चेक करना है इसके बीच में कुछ चीज कॉमन है, यहां पर मीटर है पर यहां मीटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 पे फिनिश हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड, हमने मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखिए मीटर के साथ मीटर फिनिश हो गया, इसका बचा क्या सेकंड, और आंसर भी किस में निकालना था, सेकंड में निकालना था। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपके पास चाल बराबर दूरी के बटे में समय, चाल बराबर दूरी के बटे में समय। चाल कितनी गिवन है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास 600 मीटर, और आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कभी भी नीचे ना हो, उसको ऊपर लेके आइए और इसको नीचे लेके आइए। तो टाइम इज इक्वल टू 600 मीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर फिनिश हो जाएगा, 0 से 0, और ये खत्म हो जाएगा कितने पे 30। तो आपके पास जो टाइम आया है वो कितना आया आपके पास 30 सेकंड। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है, जो कि आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
द साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर। जो आपके पास एक वर्ग दे रखा है, वर्ग की जो भुजा गिवन है वो आपके पास है 20 मीटर। इसकी भुजाएं समान होती हैं, आपको पता है स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो इक्वल होती हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा आपके पास, ये भी 20 मीटर होगा आपके पास, और ये भी कितना होगा 20 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन के बीच में गिवन आपके पास ये था कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर, फाइंड द डायगोनल। आपको डायगोनल निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला आपके पास है √2 मल्टीप्लाई बाय साइड भुजा। तो यहां पर कितना है आपके पास √2 और साइड कितनी गिवन है 20, तो इसका आंसर कितना आ सकता है 20 √2, जो आपके पास करेक्ट आंसर है, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब मैथमेटिक्स का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेट के बीच में क्या होता है, जो हम आपको सेट करवा रहे हैं इसके बीच में पूरे चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन लिए जाते हैं। अब जिन बच्चों ने टॉपिक वाइज क्लास नहीं लगाई अब तक, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज क्लास लगानी चाहिए उनको, तभी उनको क्वेश्चन समझ आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस के लिए जल्दी आइए, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस लीजिए और चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद ही आप इस सेट को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर सकते इसको। ठीक है। हम बेसिक समझाते हैं पहले, बेसिक के बाद थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। ठीक है। अब हम करते हैं कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर के बीच में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास क्या है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन है आपके पास इनपुट, हाँ जी कंप्यूटर के बीच में हम इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, ये है इसका ऑप्शन कि कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं है, अपने आप वो काम नहीं कर सकता, हम भी कुछ भी वहां पर करेंगे, ऑपरेट करेंगे, वो वही काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग Which Indian company has the most powerful super computer? इंडियन कंपनी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके पास मोस्ट पावर सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। ए है रिलायंस, बी टाटा, सी HCL एंड डी विप्रो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी टाटा। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड इन विच लैंग्वेज। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके बीच में कौन सी भाषा का, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो उसके बीच में हम यूज करते थे मशीन लैंग्वेज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, ए मशीन लैंग्वेज। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप के बीच में कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है वो पूछ रहा है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क और डिस्प्ले। तो जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो आपके पास है बी माउस। माउस इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग द कंप्यूटर चिप। जनरेशन के बीच में मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में हम चिप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स हो गया आपके पास, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये सारी चिप्स हैं आपके पास। तो चिप किससे बनती है, चिप बनती है सिलिकॉन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आपके पास है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। ठीक है। अब आपका मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर्स का पार्ट फिनिश हो चुका है, तो इन क्वेश्चनों को राइट डाउन कर लेना कॉपीज पर और सोल्यूशन निकाल के देखना इसका। ठीक है। अगर सारे बच्चों को समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड। जिन बच्चों को नहीं आया, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना क्वेश्चन नंबर कि इस क्वेश्चन के बीच में डाउट है, तो डाउट क्लास के बीच में या कमेंट बॉक्स के बीच में हम उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच। अब देखिए आप इंग्लिश का पार्ट। जय हिंद बच्चों, मैं मिसेस कविता 3 WDA अंबाला से आज फिर आपके सामने एक नए सेट के साथ, जो कि है क्लर्क का सेट नंबर 4। आपने मैथ्स और कंप्यूटर तो इसका कर लिया होगा, तो चलिए चलते हैं इंग्लिश की तरफ। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। अब इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट वर्ड में आपको पता लग जाता है कि किस बारे में पैसेज दिया हुआ है। तो चलिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग, उसका जो विस्तृत मीनिंग है, डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल मतलब जो उस लर्निंग को कर रहा है, टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। सीखने के लिए वो या तो वो दूसरों की मदद लेता है या बिना दूसरों की मदद के भी सीख सकता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है, आत्मनिर्देशन में सीखना, अपने आप ही चीज़ों को सीखना।
इन डायग्नोजिंग देयर लर्निंग नीड्स, अब वो क्या डायग्नोज करता है, उसकी जो लर्निंग की नीड्स हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स, जो लर्निंग के गोल है, एम है, लक्ष्य है, उसको फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की जो लर्निंग की जो रणनीति है, स्ट्रेटजीज़ है, उसको चूज़ करना और इम्प्लीमेंट करना, एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स, और उसके लर्निंग के जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अटेन न्यू नॉलेज ईजिली, इससे क्या हो जाता है कि वो नया जो ज्ञान है उसको ईजिली अटेन कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, एंड स्किलफुली, और दक्षतापूर्ण उसको स्किलफुली जो है प्राप्त कर लेता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है। What is the need of self-direct learning? क्या नीड है? One reason is that there is convincing evidence that people who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught. अब वो ये कह रहा है कि पहला कारण क्या है कि जो सेल्फ लर्निंग वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं और भी अच्छा सीखते हैं, बजाय कि उन लोगों से जो ये चाहते हैं कि उनको बिठाकर सिखाया जाए, बिठाकर पढ़ाया जाए। The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural process of psychological development. दूसरा रीज़न वो क्या बता रहा है कि जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो सेल्फ लर्निंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। हमारी जो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, चाहे हम गलत कर रहे हैं, है ना, एक बार गलत होगा, दोबारा गलत होगा, तिबारा गलत होगा, ठीक है, लेकिन उससे भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasingly self-directed. The third reason is that many of the new development in education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative. थर्ड रीज़न वो क्या बोलता है कि जो नई डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन में, जो मॉडर्न एजुकेशन आजकल आ रही है, उसने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ लर्नर के ऊपर डाल दी है। तो उसके लिए ही हैज़ टू टेक अ गुड डील ऑफ इनिशिएटिव इन देयर ओन लर्निंग, उसको अपने आप सीखने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। टू मीट दी चैलेंजेस इन टूडेज़ इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, जो आजकल शिक्षाप्रद इन्वायरमेंट है ना, इंस्ट्रक्टिव मतलब शिक्षाप्रद इन्वायरमेंट है, उसके लिए जो है उसको रोज़ नए नए चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ मोस्ट एसेंशियल, जिनमें से सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है सबसे ज़रूरी, जो एक है एसेंशियल है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, खुद से सीखना, आत्मनिर्देशन में सीखना, अपने आप को सिखाना। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के बता दिया, आपके समझ आ गया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या है, किसके बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है। जैसे कि मैंने बोला है कि फर्स्ट वर्ड से आपको आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ के बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, आत्मनिर्देशन से सीखना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि हम आत्मनिर्देशक से लर्निंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या करता है, टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, इज पैसिव एंड वेट्स फॉर डायरेक्शंस, इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। लास्ट ऑप्शन है टेक्स इनिशिएटिव विदाउट एन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्लियरली जो फर्स्ट ऑप्शन आपकी दी हुई है, टेक्स इनिशिएटिव, वो खुद मतलब या तो वो खुद इनिशिएटिव लेता है या वो दूसरों की मदद से इनिशिएटिव लेता है, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की क्यों है आवश्यकता, किस लिए है। इट इज़ लेस चैलेंजिंग, क्या ये कम है चैलेंज। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, ये लोगों की मदद करती है ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए और अच्छा सीखने के लिए। सी ऑप्शन है, इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, कि ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, कि इस पर की मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगती है सीखने में। इट इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग, कि ये एक आधुनिक मेथड है लर्निंग का, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो आप इसकी देखेंगे बी ऑप्शन, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर,
इसने बोला ना कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं। आप ट्राई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो 5 क्वेश्चन इसके हमारे हो गए फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। देखें इसमें क्या है। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट ह्यूमन लाइक टू थिंक दैट इट इज़ द लार्ज क्रिएचर हु विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब रूलर्स कौन है प्लैनेट के? मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति क्या सोचती है कि लार्ज जो क्रिएचर्स हैं वो क्या है, मतलब इमर्ज विक्टोरियस हैं स्ट्रगल से लेके सर्वाइवल तक के। हाउएवर नेचर टीचेस अस द ऑपोजिट, इट इज़ ऑफन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज विच आर द टफेस्ट एंड द मोस्ट अडेप्टेबल। लेकिन जो नेचर है हमें इसका उल्टा बताती है। वो क्या बताती है कि जितने भी छोटे से छोटे जीव जंतु हैं, स्मॉलेस्ट स्पीसीज हैं, वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ द हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक चिड़िया का नाम है जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। विच इज़ फाउंड इन द अमेरिकाज, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। वन स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बर्ड इज़ नोन एज द बी ह्यूमिंग बर्ड, रैंक्स एज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बर्ड। जो सबसे ज़्यादा जिसको कि रैंक मिला है, जो सबसे छोटा या जो सबसे हल्का बर्ड है, जो कि हमिंग बर्ड का ही एक अलग स्पीसीज़ है, जो कि मादा हमिंग बर्ड है, उसको ये बोला गया है कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होता है। हमिंग बर्ड्स आर दी ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। सिर्फ हमिंग बर्ड ही एक ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर बैकवर्ड भी उड़ सकता है। दे फीड मेनली ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। वो अपना खाना कहाँ से मिलता है उनको? फूलों का जो नेक्टर होता है उसमें से वो अपने खाने को लेते हैं। अ लिक्विड दैट इज़ रिच इन एनर्जी। और वो जो फूल के अंदर नेक्टर होता है एक लिक्विड तरह का होता है जो कि एनर्जी से भरपूर होता है। नेक्टर इज़ एन आइडियल फूड सोर्स। नेक्टर जो है एक आइडियल फूड सोर्स है किसके लिए? फॉर ह्यूमिंग बर्ड्स नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अपने मतलब सस्टेन करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? फ्लावर के नेक्टर से। अ ह्यूमिंग बर्ड्स विंग फ्लैप एट अ रेट ऑफ अबाउट 80 टाइम्स पर सेकेंड। जो ह्यूमिंग बर्ड होता है वो अपने जो फ्लैप होते हैं, पंख होते हैं, उनको कितनी बार फड़फड़ा सकता है? 1 सेकेंड में 80 बार फड़फड़ा सकता है। एंड इट्स टाइनी हार्ट बीट्स मोर देन 1000 टाइम्स पर मिनट। और जो उसका छोटा सा दिल होता है वो कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। दिस इज़ वाई दे मस्ट कंज्यूम रिलेटिवली लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड। इसीलिए उनको जो है लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड की ज़रूरत होती है और जो वो को प्राप्त करते हैं। इन द कोर्स ऑफ अ डे a hummingbird consumes about half its body weight in nectar। और जो इसका हमिंग बर्ड का जो हाफ जो बॉडी वेट होता है वो किसके अंदर होता है? नेक्टर के। नेक्टर क्योंकि जो नेक्टर है फ्लावर से मिलता है और जो कि फुल ऑफ एनर्जी होता है, रिच इन एनर्जी होता है, जो कि ह्यूमन बर्ड का सबसे ज़्यादा मतलब उसको एनर्जी अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, पढ़ लिया आपने सेकंड पैराग्राफ। ये किसके बारे में है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या है? एक चिड़िया है जिसके बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट। प्रकृति ने आदमी को क्या रियलाइज़ किया? कौन सा फैक्ट रियलाइज़ कराया है? फर्स्ट ऑप्शन है, द लार्ज क्रिएचर्स इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। द स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल। Humans who rule the planet are the most powerful being on earth. The largest and the smallest species are equally tough and strong. आप इस पैराग्राफ अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो जो स्मॉलेस्ट क्रिएचर होते हैं, उसने क्या बोला? जो सबसे छोटे क्रिएचर्स हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा टफेस्ट होते हैं और मोस्ट अडेप्टेबल होते हैं। वो सबसे ज़्यादा अडेप्ट करते हैं नेचर को, उसके एनवायरनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंग बर्ड इज ट्रू। हमिंग बर्ड के बारे में क्या सच है इनमें से? इट इज़ ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाइज। इट एस्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट। इट कुड फ्लाई हाइड बियॉन्ड द क्लाउड्स। इट कैनॉट बी सीन व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट।
ठीक है, कि जब वो उड़ती है तो वो हमारी नज़र से, इसमें दिया हुआ है ना एक सेंटेंस कि जब वो ऊंची उड़ान पे, मतलब जब वो आसमानों में उड़ती है तो वो हमारी नज़र से दूर हो जाती है, हमें विजिबल नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू, उसको किस लिए एनर्जी चाहिए होती है? क्लियरली है कि अपने मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द हमिंग बर्ड आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, जो हमिंग बर्ड का है उनकी जो सेंस है वो क्या सबसे ज़्यादा किसको दिखा रही हैं? जो इनका जो मेन आपने देखा होगा पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है कि ये उल्टी तरफ भी उड़ते हैं, बैकवर्ड, उल्टी तरफ भी उड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एक्सक्लूसिव सेंस इन द पैराग्राफ। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन्स, इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर कि अविश्वसनीय, जिसको बोलते हैं विश्वास नहीं किया जाए, अनबिलीवेबल, जैसे कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो अनबिलीवेबल भारत, अविश्वसनीय भारत। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या है यहाँ पर? अनबिलीवेबल, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। आगे आपके आर्टिकल्स। 11th क्वेश्चन है, दे हैव मेड डैश यूनियन इन आर फैक्ट्री। डैश यूनियन, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा सेंटेंस पूरा, सिर्फ मैं आपको इसका रूल बताऊंगी। अब यूनियन, बच्चे क्या देखते हैं कि यू वॉवल है, हमने क्या लगाना है कि हमें तो ये पता है कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है और वॉवल के साथ एन लगता है, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी बोला ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवल्स। वॉवल्स को आपने जो फर्स्ट लेटर की जो साउंड है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट की साउंड है, हिंदी के स्वरों से मैच करनी है, ठीक है। हिंदी के स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ओ, बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो उससे आपने, अब इसमें किसकी साउंड आ रही है? यूनियन, ये तो य की साउंड है, यू की साउंड है, जो कि क्या है? व्यंजन है। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे? ए, ठीक है। यहाँ पर इसकी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये वर्ड, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी? अम्ब्रेला। अब यहाँ पे यू की साउंड क्या आई? अ से, जो कि एक स्वर है, तो यहाँ पे हम अम्ब्रेला के साथ हम क्या लगाते हैं? एन, ठीक है। तो आपने इस तरह से इस वर्ड को देखना है। अनटाइडी, अनटाइडी गर्ल। देखिए कभी भी आर्टिकल जो है खाली एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता है, एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन होनी ज़रूरी है। और जो भी, चाहे वो एडजेक्टिव दिया हुआ है, अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी का मतलब होता है भद्दा दिखने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, लेकिन आपने इसी के ही फर्स्ट लेटर की साउंड को मैच करना है, वॉवल की साउंड को हिंदी के स्वरों से मैच करना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपने आर्टिकल लगाना है। अब यहाँ पे भी किसकी साउंड आ रही है? अ, जो कि एक स्वर है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा देना है? एन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा। दे हैव मेड अ यूनियन, तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ही रीड्स डैश हिस्टोरिकल नॉवेल्स। डैश हिस्टोरिकल, कि वो ऐतिहासिक जो नॉवेल्स है वो पढ़ता है, ऐतिहासिक नॉवल पढ़ता है। तो हिस्टोरिकल एच है, और एच वैसे भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज डैश हेयर टू द थ्रोन, कि वो एक क्या है? एयर मतलब होता है वारिस। अब इसमें एच जो है साइलेंट आ जाता है, ठीक है, एच की साउंड नहीं आ रही। स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं? HEIR, तो एच जो है साइलेंट है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एयर, ठीक है, एयर, जिसका मतलब क्या होता है? वारिस, कि वो राजगद्दी का एक वारिस है। ही इज एन एयर। अब हम यहाँ पे जब एच यहाँ साइलेंट हो गया तो आवाज़ किसकी आई? ई तो वैसे भी वॉवल है, और साउंड भी किसकी आ रही है? ए की आ रही है, जो कि एक स्वर है। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन एयर ऑफ द थ्रोन, कि वो राजगद्दी का एक वारिस है, ठीक है। एच जैसे और कहाँ पे साइलेंट मिलता है आपको? ऑनेस्ट, एच इज द साइलेंट, तो ओ की साउंड आई यहाँ पे। आर है ना, ऑनर,
ऑनरेबल, ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनमें एच जो है साइलेंट मिलता है। तो आपने जो सेकंड लेटर की जो वॉइस मतलब आवाज़ आ रही है स्वरों वाली आती है, तो इसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, एन लगाते हैं। ठीक है, तो 13 का आंसर है बी, जो कि एन दिया हुआ है। 13 का क्या आंसर आएगा, बी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स, दैट मीन्स कि जम्बल्ड वर्ड्स। आपने जो इसकी हेडिंग दी होती है ना, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है रीअरेंज दी सेंटेंस विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब देखो, जब हम PQRS करते हैं, जब भी हम रीअरेंज या जम्बल्ड वर्ड्स करते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस करते हैं, तो हम उसमें क्या है, मैंने आपको वही बोला है कि या तो आप पहला पकड़ लीजिए सेंटेंस या आपको लास्ट वाला समझ आ जाए। तो ऑप्शन में से उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चूज़ करेंगे ना, तो ईजी हो जाता है थोड़ा सा आपको उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन होगी ना किसी भी, उसके बाद कुछ ना कुछ जर्नल सा कोई फैक्ट दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे जर्नल फैक्ट दे दिया, विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब व्हीकल्स के बढ़ने से क्या हो रहा है, क्या होगा, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। पी में क्या दिया है, एंड द इंक्रीज इन रोड लेंथ। क्यू में क्या दिया है, इंडियन रोड्स आर स्पैरेटेड विद ब्लड। आर में क्या दिया है, एज एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग इन इंजरीज एंड फर्टिलिटीज। एस में क्या दिया हुआ है, हैव बीन माउंटिंग ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। तो विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आर आना चाहिए, एज एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन इंजरीज एंड फर्टिलिटीज। क्या हो रहा है कि नंबर, व्हीकल्स के नंबर बढ़ने से एक्सीडेंट्स जो हैं रिजल्ट उनका ज़्यादा आ रहा है, इंजरीज ज़्यादा हो रही हैं, फर्टिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। तो ठीक है, फर्टिलिटीज़ के बाद क्या आएगा, इंडियन रोड्स आर स्पेटेड विद ब्लड, जिसकी वजह से जो भारत की सड़कें हैं वो खूनम खून हो रखी हैं, खूनम खून मतलब भरी हुई हैं। एंड द इंक्रीज इन रोड लेंथ, और रोड की लेंथ के बढ़ने से हैव बीन माउंटिंग ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। जो, और ये कब से हो रहा है, पिछले 20 सालों से रोड की लेंथ भी बढ़ रही है, व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, तो एक्सीडेंट की मतलब एक्सीडेंट की वजह से इंजरीज और फर्टिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप भी इसको बनाकर देखिएगा। नेक्स्ट है वी हैव द प्लेजर। 15th क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से हुआ, वी हैव द प्लेजर। पी में है अ डबल रूम, क्यू में है फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to September 8 बोथ डेज इंक्लूसिव। आर में है दैट वी हैव रिसीव्ड, एस इज ऑफ इन्फॉर्मिंग यू। वी हैव द प्लेजर, किस चीज़ की खुशी है हमें, ऑफ इन्फॉर्मिंग यू, तो एस हमने फट से पकड़ लिया। क्या बताते हुए हमें खुशी महसूस हो रही है, आर दैट, क्या बताया कि, है ना, दैट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वी हैव रिजर्व्ड, कि हमने क्या रिजर्व किया है। नेक्स्ट है अ डबल रूम, एक डबल रूम रिजर्व किया हुआ है 5 दिनों के लिए, September 4 to September 8, जिनमें सारे मतलब डेज भी इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन आती है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ये एक बार बना के देख लीजिएगा, इसको चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इंडिकेट द एरर। एरर पार्ट आ गया, तो चलिए करते हैं एरर्स को। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरीवन वर हैप्पी, एवरीवन वर हैप्पी, ए पार्ट है ना, टू हियर, बी पार्ट, अबाउट हिज सक्सेस, ठीक है, सी पार्ट, एंड नो एरर इज डी पार्ट। ठीक है, अब आप ये देखेंगे जब भी कभी एवरी के बाद वन आ जाए, ठीक है, थिंग आ जाए या बडी आ जाए, ठीक है, जहाँ पर भी लास्ट में वन, थिंग या बडी आता है, जैसे एवरीवन, ईच वन, समवन, नो वन, एनीवन, ठीक है,
एवरीथिंग है ना, समथिंग, नथिंग, ये वाले जो वर्ड्स आते हैं, एवरीबडी है ना, ठीक है, नोबडी, समबडी, एनीबडी, जब भी इनसे वर्ड शुरू होते हैं तो यहाँ पर वर्ब जो है हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आती है, ठीक है ना। एवरीवन दिया हुआ है, एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे दे दिया इन्होंने वर, एवरीवन वॉज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरर आपको किस में मिल रहा है, ए पार्ट में, एवरीवन वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस। जहाँ भी एवरी या समबडी, नोबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, ये वाले वर्ड्स आते हैं ना, तो इनके बाद हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। तो ए पार्ट में इसमें एरर मिल रहा है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द टीम was A part, now in the field B part, and about to take their place C part, no error is D part, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। हम क्या है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ क्या हमने क्या पढ़ा हुआ है, वर्ब जो है सिंगुलर लगती है, तो ये तो करेक्ट है, ए पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। नाउ इन द फील्ड, अब हमने इसका दूसरा रूल क्या पढ़ा हुआ है, कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर ही इसके साथ प्रोनाउन आती है। तो टीम के साथ हम देयर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टीम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इट्स। समझ आई। जब तक भी कलेक्टिव नाउन में कोई डिवीजन नहीं है, कोई भी डिवाइडेड वर्ड नहीं आया, कोई भी स्पेंट वर्ड नहीं आया, ठीक है ना। जब भी कलेक्टिव नाउन में डिवाइडेड स्पेंट वर्ड आ जाता है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है और प्रोनाउन भी प्लूरल लग जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ हमें कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है। तो टीम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, वर्ब क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा, कहाँ पर गलती है, सी पार्ट में एरर हमें मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन 1906 अ अर्थक्वेक, 1906 में अ अर्थक्वेक, ए पार्ट, ठीक है, destroyed much B part of San Francisco, ठीक है। सी पार्ट, नो एरर इज द डी पार्ट। पढ़िए सेंटेंस को, इन 1906 अ अर्थक्वेक, मिल गया हमें एरर, कहाँ है, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या है, ई इज दी वॉवल और साउंड भी किसकी है, स्वर की साउंड आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। इन 1906 एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को का जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा एक अर्थक्वेक ने 1906 में डिस्ट्रॉयड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो अर्थक्वेक के साथ क्या आएगा, आर्टिकल एन, आर्टिकल का एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए में एरर है। हाँ जी, अब है क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप पढ़ेंगे, आई रैन एज फास्ट एज आई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टेंस में है ये, सबसे पहले आपने टेंस को पहचान लेना है, कौन सा टेंस है ये, पास्ट है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। क्या लिखा है, आई रैन एज फास्ट एज आई डैश, ठीक है। कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, दैट मीन्स कि पास्ट में टेंस दिया हुआ है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, कैन, कैन हमेशा प्रेजेंट में आता है, कुड, कुड हमेशा
पास्ट में आता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं उतनी तेज भागा जितनी कि मैं भाग सकता था, ठीक है ना, तो पास्ट में है इसका आंसर। इसकी क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आएगा, बी। माइट और मे का क्या मतलब है, शायद के लिए यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए माइट यूज़ करते हैं और मे किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, द हॉर्स हैज़ हर्ट डैश, ठीक है। अब हॉर्स है ना, नाउन है, ठीक है, हमें पता है कि ये एक नाउन है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है कि इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ की जाएगी। घोड़े ने अपने आप को चोट पहुंचा ली, ठीक है। हर सेल्फ घोड़ा है, हर सेल्फ तो यूज़ नहीं होगा, हर सेल्फ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए। देम सेल्फ्स थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, तब थर्ड पर्सन तो हॉर्स भी है ना, लेकिन प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। माई सेल्फ मेरे खुद के लिए यूज़ होगा, आई होता, अगर मैंने खुद को चोट पहुंचाई होती तो मैं क्या लिखती, माई सेल्फ। अब हॉर्स क्या है, एनिमल है, और एनिमल के लिए आपको पता है कि हम कौन सी प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट। तो घोड़े ने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट सेल्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। शी कैन बी कंपेयर्ड डैश अ लॉयन, कंपेयर्ड टू, कंपेयर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन आती है, टू, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है, कंपेयर्ड के साथ टू। शी कैन बी कंपेयर्ड टू अ लॉयन, उसको लायन के साथ कंपेयर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चूज द सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। सिनोनिमस और एंटोनिमस आ गए। सिनोनिमस का मतलब क्या है, सेम मीनिंग वर्ड, और एंटोनिमस का मतलब क्या है, ऑपोजिट वर्ड। तो चलिए देखते हैं पहले। चूज द सिनोनिमस ऑफ गिवन वर्ड रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में सुधार लाना, सुधार करना, ठीक है। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब क्लियर करना होता है, कि क्लैरिफाई कर दिया उसने, अपना पॉइंट जो था क्लैरिफाई कर दिया। कंडोन, रेगुलराइज या करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम जो ये पेपर्स कर रहे हैं ना, जितने भी इसमें सिनोनिमस एंटोनिमस हैं, अगर आप ये भी याद करके चले जाएंगे ना, तो बहुत आपको, मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहेंगे काफ़ी। कई वर्ड्स जो हैं आपको इसमें क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लो पेपर में आपको दे दिया करेक्ट वर्ड और आपने उसका सिनोनिमस बताना है, तो आपको पता है कि रेक्टिफाई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कई वर्ड्स ऐसे याद हो जाते हैं। वोकैबुलरी जो है ऐसे ही आपकी स्ट्रांग होती है। ऐसा नहीं है कि मैडम ये इंपॉर्टेंट है, 50 सिनोनिमस एंटोनिमस ये करके चले जाओ, आ जाएंगे इनमें से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वोकैबुलरी को अपनी स्ट्रांग करना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप वर्ड्स याद कर सकते हैं आप करिए, और मिल जाता है उनमें से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चूज द एंटोनिमस ऑफ गिवन वर्ड फ्रिटर। फ्रिटर क्या होता है, एक तो पकौड़ों को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रिटर बोलते हैं, और एक फ्रिटर का मतलब क्या होता है, वेस्ट कर, मतलब किसी चीज़ को वेस्ट होने देना, बर्बाद होने देना, वेस्ट अवे, ठीक है। इसका जो सिनोनिमस बनता है वो वैसे क्या बनता है, वेस्ट अवे, ठीक है। और वैसे हम फ्रिटर्स जो हैं हमारे लिए पकौड़े भी हैं, ठीक है। पकौड़ों को जो इंग्लिश में बोला जाए, मिक्स पकौड़े होते हैं ना, प्याज आलू उसके, तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम फ्रिटर बोलते हैं। लेकिन दूसरे वे में अगर मैं बोलूँ तो इसका जो मतलब है वेस्ट अवे, बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को ऐसे ही मतलब बर्बाद होने देना, ठीक है। तो इसका हमने क्या बताना है, एंटोनिमस बताना है। फर्स्ट है प्रिजर्व, कंजर्व, डिजर्व एंड ऑब्जर्व। तो वेस्ट होने को क्या है, सुरक्षित करना, मतलब बचाव करना किसी चीज़ का, तो इसका क्या आएगा, एंटोनिमस है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। चूज द सिनोनिमस ऑफ गिवन वर्ड डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि, ठीक है। कि वो डेलीगेट आज दूसरी कंट्री में मिलने गया है, पीएम से मीटिंग करने के लिए चाइना वालों ने अपना एक डेलीगेट भेजा है, कोई प्रतिनिधि भेजा है।
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट क्या होगा? किसी प्रोग्राम में जो हिस्सा लेता है पार्टिसिपेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, इसका जो आंसर है रिप्रेजेंटेटिव की उसका चाइना का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? उसने पीएम से मिलने के लिए आया हुआ है, प्रतिनिधि मिलने के लिए आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें क्या बताना है? सिनोनिमस है या एंटोनिमस है? एंटोनिमस है, ये ऑपोजिट बताना है। एब्रोगेट, एब्रोगेट होता है किसी चीज़ का निषेध करना, रोकना उसको, ठीक है। इसका ऑप्शंस में क्या दिया है? रिवोक, अप्रूव, फॉर्मली, अबॉलिश। तो अप्रूव करना इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिमस ऑफ एब्रोगेट इज अप्रूव, उसको अप्रूव कर देना, मतलब कि मेरा जो लेटर था वो अप्रूव हो गया, मंजूर कर लिया गया। उसको एब्रोगेट कर दिया मतलब कि उसको निषेध, उसको रोक दिया गया, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आप इसी जोश के साथ पेपर को करते रहिए और अपने कमेंट उसमें डालते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालते रहिए, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद साथियों। तो आपने अपना ये जो क्लर्क का पेपर सेट है, इसमें आपने 2 सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया। जो सेक्शन नंबर बी वाला पार्ट था जिसमें इंग्लिश का पोर्शन था, और सेक्शन नंबर ए का जो पहला सेक्शन था उसका जो मैथ और कंप्यूटर वाला पार्ट था उसको आपने कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट सेक्शन है पहले वाले पार्ट का, साइंस और जीएस-जीके का, तो उसको आइए देखते हैं। साइंस और जीएस-जीके में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको तो पता ही है, ऑलरेडी सर ने आपको बता दिया था पहले ही। तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर मंडल में उपस्थित सबसे ठंडा ग्रह कौन है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जुपिटर, ऑप्शन नंबर बी है वीनस, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी है नेपच्यून। इसमें कई बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होगा, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यूरेनस। इसका सही आंसर क्या है? पहले वाले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी यूरेनस इसका सही आंसर है। यूरेनस का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -224 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि नेपच्यून का करीब करीब -214 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इसलिए सबसे अगर ठंडा ग्रह पूछता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यूरेनस। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किन 2 स्थानों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट विच 2 प्लेसेज? आपके ऑप्शन है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है, ऑप्शन बी है पाकिस्तान और श्रीलंका को, ऑप्शन सी है अंडमान एंड निकोबार को, ऑप्शन डी है इंडिया और चाइना को। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला क्या कहलाता है? 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो लाइन है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान और श्रीलंका का कुछ है नहीं, एक्चुअली में पाकिस्तान श्रीलंका से कहाँ लग रहा होता है? इंडिया श्रीलंका के बीच है, उसको बोलते हैं पाक जल संधि, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी है इसमें, इंडिया और चाइना। तो भारत और चाइना को अलग करने वाली लाइन क्या है? मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है? इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिस्क्राइब? आपके ऑप्शन है 6 शेड्यूल में, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है 7 शेड्यूल में, ऑप्शन नंबर सी है 8 शेड्यूल में, ऑप्शन नंबर डी है 9th शेड्यूल में। तो सही आंसर क्या है? 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 8th शेड्यूल में। बाकी जो ऑप्शन है 6 शेड्यूल में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पे जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है वहाँ का प्रशासनिक कार्य कैसे होगा, वहाँ पे प्रशासन कैसे जिम्मेदारी निभाएगा अपनी, उसके बारे में लिखा हुआ है। जो 7th शेड्यूल है उसमें क्या है? केंद्र और राज्य की शक्ति के बीच में बंटवारा है, मतलब जो सेंट्रल का पावर है, जो स्टेट का पावर है, उनका आपस में कैसे बंटवारा होगा इसके बारे में लिखा हुआ है। 8th शेड्यूल में भाषा है। जो 9th शेड्यूल है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? उसके बारे में लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण है उसके बारे में लिखा हुआ है। पहले संपत्ति का अधिग्रहण राज्य सरकार नहीं कर सकती थी, मतलब आप अगर नहीं ऐसा चाहे तो बाद में संपत्ति का अधिग्रहण जोड़ा गया अलग से। तो 9वें शेड्यूल में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, आपातकाल की स्थिति में
समाप्त नहीं होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल में भी नहीं खत्म किया जा सकता? विच आर्टिकल टू नॉट बी इंडेड इवन इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 17 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 61। सही आंसर क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को आप खत्म नहीं कर सकते, चाहे आपातकाल के समय में भी खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी आर्टिकल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्टिकल 16 है वो क्या है? सरकारी नौकरी में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और क्या है? आर्टिकल नंबर 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से अगर राष्ट्रपति कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग लगाने का जो भी पूरा प्रोसेस है ये आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 17, वो क्या है? वो है कि छुआछूत का या अस्पृश्यता का अंत करने के लिए वो आर्टिकल लाया गया है। आप किसी को भी छुआछूत नहीं कर सकते, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते इस आधार पे। जो आर्टिकल 21 है एक्चुअली में उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। वो आर्टिकल क्या है? किसी व्यक्ति को जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आप खत्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम किस नाम से जाना जाता है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन नंबर 5 है। कई बार आपको नाम सुनते हैं गुस्सा भी आ जाता होगा। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी है कलिंगा स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी है मोहाली स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी स्टेडियम। सही आंसर क्या है आपका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें सुनामी किससे संबंधित है? एक्चुअली क्या था, इसमें 5 जीके और 5 साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। तो साइंस और जीके का तो एक ही आता है 1 से 10 तक, उसके बाद आपके मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का, और फिर सेक्शन जो अगला सेक्शन होता है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको पता ही है जो भी पेपर का पैटर्न है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनामी नाम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है समुद्री भूकंप से, ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी से, वोल्केनिक से, ऑप्शन नंबर सी है पर्वत निर्माण से, माउंटेन फॉर्मेशन से, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जब भी समुद्र के अंदर भूकंप आए या ज्वालामुखी फटे उसी से जनरेट होती है। एक्चुअली में सुनामी है क्या? वाटर बहुत हाई वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होता है समुद्र का, रास्ते में जो भी चीज़ें आती है उसको निगल जाता है, चाहे आपकी किसी की ज़मीन हो, कोई सामान हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, कोई सी भी चीज़ हो, सबको अपने में समाहित कर लेता है क्योंकि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है उसकी। ये कैसे आता है एक्चुअली सुनामी? सुनामी समुद्र के अंदर में अगर भूकंप आ रहा हो कहीं पे तेज, या अगर वेलकोनेज कहीं पे फट गई, ज्वालामुखी फट गई, तो उसको क्या बोलते हैं? सुनामी। तो सुनामी के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री भूकंप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्री भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी है सादिया से धुबरी पट्टी, ऑप्शन नंबर सी है कोल्लम से कोटापुरम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है ना कि पहले आप याद कर रहे होंगे तो याद किए होंगे इलाहाबाद से हल्दिया, और ये पुराना सबसे लंबा जलमार्ग वाला रूट है। बाद में एक्चुअली क्या हुआ 2016 के बाद से ना कि एक जो नेशनल वाटरवे 4 था, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, अच्छा इलाहाबाद से हल्दिया वाला नेशनल वाटरवे 1 है, ये सादिया से धुबरी पट्टी नेशनल वाटरवे 2 है, और ये क्या कौन सा था? कोल्लम से कोटापुरम नेशनल वाटरवे 3 है। जो नेशनल वाटरवे 4 है ना, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन राज्यों में होकर गुजरता है, इसकी लेंथ बाद में बढ़ गई। पहले एक नहर थी जिसकी लंबाई थी 1095 किलोमीटर के करीब आसपास, तो उसी को नेशनल वाटरवे 4 बनाया था, बाद में उसमें जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद उसकी लंबाई कितनी हो गई? 2890 किलोमीटर के आसपास हो गई, जो कि लंबाई इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर जो रूट है इससे ज़्यादा बनती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ऑप्शन में नेशनल वाटरवे 4 दिया हुआ रहता है तो आप उसको ही अब सही ऑप्शन टिक करना, क्योंकि उसकी लेंथ 2890 किलोमीटर के आसपास है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पहले इलाहाबाद से हल्दिया सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब अर्थ से ऊपर की ओर आप जाओगे तो एटमॉस्फेयर के किस पार्ट को क्या बोलते हैं, उनको ऑर्डर में सजाना है। तो क्या है? पहला ओजोन मंडल,
दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, तीसरा है ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल और चौथा है आउटर स्फीयर बाह्य मंडल। तो आपको सजाना है, आपको सजाने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, आप याद कर रहे ना। छोड़ सबको मैं बाहर आया, ट्रिक क्या है, छोड़ सबको मैं बाहर आया है, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। छोड़ का मतलब क्या है, क्षोभ मंडल जो 0 से 18 किलोमीटर तक है। सबको का मतलब है समताप मंडल, सबको का मतलब है समताप मंडल जो आपको 18 से लेकर 60 किलोमीटर तक है। लेकिन तब जब आप इसी के अंदर में ओजोन मंडल को भी शामिल करोगे तब। ओजोन मंडल अगर शामिल नहीं होगा तो ये कहाँ से होगा, 18 से 32 किलोमीटर और फिर इसके बाद ओजोन मंडल आ जाएगा 32 से लेकर 60 किलोमीटर। मैं का मतलब है मध्यमंडल, मैं का मध्यमंडल। आया का मतलब है आयन मंडल और बाहर का मतलब है बाह्य मंडल। ठीक है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो आप अगर अरेंज करना है तो अरेंज कर लो। तो सबसे पहले कौन सा, क्षोभ मंडल होना चाहिए, मतलब सी दिया हुआ है ट्रोपोस्फीयर, तो पहले ऑप्शन क्या होगा, सी होना चाहिए। फिर क्या है आपका समताप मंडल बी में दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर, तो सी के बाद बी होना चाहिए। बी के बाद आपका दिया हुआ है एक ओजोन मंडल, ओजोन सर्कल, मतलब सी बी ए होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल तो सबसे पहले था एक्चुअली में, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। पहले आपका था क्षोभ मंडल ना, क्षोभ मंडल ऑप्शन सी है, तो पहले सी फिर बी फिर ए और सबसे लास्ट में क्या है, बाह्य मंडल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी बी ए और डी। तो सी बी और डी किस में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही था एक्चुअली में, ऑप्शन नंबर ए क्या था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सी नंबर दिया हुआ था आपका क्षोभ मंडल, तो सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद बी दिया हुआ था समताप मंडल, तो पहले क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल, फिर आपके बाद दिया हुआ था ओजोन मंडल और सबसे लास्ट में दिया हुआ था वायुमंडल। तो सबसे लास्ट में आपका वायुमंडल CBAD। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टेबल दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपको बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, कौन सा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से। मतलब दिया हुआ है पहले में टी चाय, दूसरा कॉलम में दिया हुआ है असम, तो चाय असम में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो ये सही है। कोकोनट नारियल ऑप्शन बी है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु कोस्टल रीजियन है, वहां पे तो कोकोनट पाया जाता है, सही आंसर ये भी सही है। ग्राउंड नट मतलब कि मूंगफली बिहार में पाया जाता है, ऑप्शन डी है। शुगर केन उत्तर प्रदेश में, तो शुगर केन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत की युग में क्या है कि ग्राउंड नट जो मूंगफली है वो बिहार में पाई जाती है। हालांकि बिहार में होता है लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं होता जो कि उसके लिए प्रसिद्ध हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलार स्वर्ण खान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। कोलार गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है आपका मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलार स्वर्ण खान कहां पे है, तो ये है कर्नाटका में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे आपका 10 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है जो भी जीएसजीके का और साइंस का पोर्शन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछिए। मिलते हैं आपसे एक नए जो पेपर सेट में नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।